Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for Saturday, December 23, 2023. तो 23 दिसंबर 2023 का एनालिसिस देखेंगे. रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैम्प प्रोग्राम. तो रैम्प प्रोग्राम के बारे में स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री विच इज़ असिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक. दूसरा स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू इम्प्रूव एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट फॉर एमएसएमईज. तीसरा है, द नेशनल एमएसएमई काउंसिल हैज़ बिन सेट अप टू वर्क एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल बॉडी ऑफ द रैम्प प्रोग्राम. तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, यानी कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ठीक है ना. तो रैम्प प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. तो द करेक्ट आंसर इज ऑल थ्री आर करेक्ट. रैम्प इज एक्चुअली रेजिंग MSMEs एंड ऑल, है ना, रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ MSMEs. एंड इसका पहला स्टेटमेंट भी सही है कि ये वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. MSME मिनिस्ट्री तो है ही. ऑब्जेक्टिव है इसका कि एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट फॉर द MSMEs वो इंप्रूव की जाए. और एक नेशनल MSME काउंसिल बनाई गई है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल बॉडी के रूप में काम करती है. तो ऑल थ्री आर करेक्ट. दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द साहित्य अकेडमी अवार्ड. तो साहित्य अकेडमी के बारे में पहला स्टेटमेंट दिया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड. दूसरा स्टेटमेंट है, दी अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड ओनली टू द लिटरेरी वर्क्स इन द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है. ठीक है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वन ओनली. पहला स्टेटमेंट सही है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड. एंड दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं. 22 तो आपकी जो 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं 22 वो हो गई, प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी. ये दोनों आप लिख लीजिएगा अलग से कि इंग्लिश और राजस्थानी और ऐड कर लीजिएगा, तो वो इतनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेस मिशन. PACE पेस मिशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ स्पेस प्रोब ऑन अ 12-year जर्नी टू 8 डिफरेंट एस्टेरॉइड्स इन एस्टेरॉइड बेल्ट. दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नासा, जाक्सा, ESA. आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई होप यू विल एबल टू आंसर. और अगर नहीं भी आंसर कर पाए तो कुछ नया जरूर सीखेंगे आप लोग. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव. दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं. पेस का फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम. याद रखिएगा, प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम. और इस मिशन का एम है टू इनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ ओशियन एंड एटमॉस्फेयर. अर्थ का ओशियन और अर्थ का एटमॉस्फेयर बाय स्टडिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक लाइट, एरोसोल एंड क्लाउड्स. तो लाइट, एरोसोल, क्लाउड्स को स्टडी करके अर्थ के ओशियन और एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया जाएगा. इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो केवल नासा है. ये लॉन्च करेगा पेस मिशन 2024 में, एंड दैट विल बूस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ ओशियन एंड ऑल. इट्स नॉट ए स्पेस प्रोब, याद रखिएगा. ये 3 सवाल थे. आप में से, आप लोगों से कितने बने ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 3 में से कितने, 2 बने, 1 बना, 1 भी नहीं बना. 3 नई चीजें सीखी हैं आपने. तो दैट इज द थिंग विच यू कैन डू. स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की पहली न्यूज से. वो है, मैक्रॉन एक्सेप्ट्स प्राइम मिनिस्टर्स इनवाइट टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे फीट. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्रांस है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, ही हैज़ एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन फॉर ज्वाइनिंग एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 26 जनवरी. एंड ये इंडिया की फ्रांस के साथ 25th एनिवर्सरी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की. एक जो फैक्ट था वो ये था कि ये इंडिया और फ्रांस के बीच की 25th एनिवर्सरी है फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो वो भी आप देख लीजिएगा. दूसरी चीज़, फ्रांस हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द की डिफेंस पार्टनर्स. राफेल की डील हमने की है. इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हम वहाँ से, मतलब टेक्नोलॉजी हमने वहाँ से ली है. स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो भी आपकी फ्रेंच ही है. तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के फील्ड में हम बता सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम पार्टनरशिप हमने की है. एंड इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गेस्ट ऑफ ऑनर थे जब बेस्टाइल डे परेड थी पेरिस में जुलाई 14. तो बेस्टाइल डे परेड जो होती है वो आपकी वहीं पे होती है फ्रांस में. ऑब्वियसली बात है, जो बेस्टाइल जेल है
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो बेस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं कि बेस्टाइल जेल का क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंच हिस्ट्री में? कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा 1-2 लाइन में अगर आप बता सके तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, है ना। मूव करते हैं और देखते हैं पेपर में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आए थे जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। आज तो 3 क्वेश्चन में ही आपको काफी कुछ मिल गया। पेस मिशन के बारे में जान गए आप लोग, है ना, और रैम्प प्रोग्राम के बारे में जान गए, तो ये कुछ अच्छी चीजें थी जो हमने की। आगे देखते हैं यहाँ पे सेंटर एक्सप्लोरिंग वन स्टॉप हेल्थ सेक्टर रेगुलेटर। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सप्लोर कर रही है फॉर सेटिंग अप अ हेल्थ सेक्टर रेगुलेटर दैट विल ब्रिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स अंडर इट्स परव्यू। अब देखो 2 चीजें हैं, एक तो इंश्योरेंस वाली बात है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, एक हेल्थ वाली बात है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि 2 मिनिस्ट्रीज इनमें इन्वॉल्व है। कौन कौन सी 2 मिनिस्ट्री? देखो लिखा भी है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दे आर हैविंग दिस इनिशियल डिस्कशन। क्यों डिस्कशन किया जा रहा है? क्योंकि अब देखो बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर आ गए हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स आ गए हैं, और अब हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फील्ड है। इसीलिए दोनों प्राइवेट और जो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उन सबको मतलब मॉनिटर करने के लिए एक रेगुलेटर होने की आवश्यकता देखी जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रहा है सेटिंग अप अ हेल्थ सेक्टर, स्पेशली फॉर द हेल्थ सेक्टर रेगुलेटर, जो कि हेल्थ रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस रहेंगे उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है लगभग 70% पॉपुलेशन कवर कर लेगा हेल्थ सेक्टर में, तो काफी बड़ा एक नंबर है, बड़ा चंक है जिसको मॉनिटर करना है। तब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि अलग अलग स्कीम्स है, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जिसको CGHS बोलते हैं। जब जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में होंगे उनको CGHS के बारे में पता होगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट में है ESIC है, आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर की बात सोची जा रही है। अभी एज ऑफ नाउ नो डिसीजन हैज बीन मेड, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। चाइना बैन्स द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज। तो चाइना जो कि वर्ल्ड का टॉप प्रोसेसर है रेयर अर्थ का, याद रखिएगा, वर्ल्ड्स टॉप प्रोसेसर ऑफ द रेयर अर्थ इज चाइना। इट हैज ऑन थर्सडे बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एंड सेपरेट द स्ट्रेटेजिक मेटल। जो टेक्नोलॉजी है एक्सट्रैक्शन की, रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की और सेपरेट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी। दैट विल नॉट बी एक्सपोर्टेड एंड इंपॉर्टेंट है, इट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज डीम्ड की टू द नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। अभी यूरोप एंड US भी कोशिश कर रहे थे कि चाइना से जो डिपेंडेंस है रेयर अर्थ का उसमें हट जाएं। तो इसी कारण चाइना, क्योंकि 90% ग्लोबल रिफाइंड आउटपुट का कंटेन करता है, चाइना 90% ग्लोबल रिफाइंड आउटपुट ऑफ द रेयर अर्थ, सोच लीजिए कितना बड़ा नंबर है, ठीक है ना। एंड रेयर अर्थ का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट्स के लिए बनाने में, जैसे नियोबियम है, इन सब का यूज किया जाता है। रेयर अर्थ की बात करें तो रेयर अर्थ टोटल 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, 15 लेंथेनाइड्स हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स आपको मिल जाएंगे, नियोबियम, ये सब चीज़ें हैं जो, एंड पीरियोडिक टेबल में 15 तो लेंथेनाइड्स है प्लस 2 स्कैंडियम और यट्रियम, याद रखिएगा। अदर देन दीज 15 लेंथेनाइड्स, स्कैंडियम एंड यट्रियम आर द रेयर अर्थ्स, ठीक है ना। एंड अच्छा, रेयर अर्थ नाम तो है, इसका मतलब ये क्या कि वो रेयर है, मतलब पाए नहीं जाते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। डिस्पाइट देयर नेम दे आर अबंडेंट इन नेचर, अबंडेंट होते, बहुत ज्यादा होते हैं रेयर अर्थ, बट दे आर हैजार्डस टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्शन हैजार्डस है, इसीलिए चाइना इतराता है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। ये नीचे एक लिंक आपको मैंने BBC की डाल रखी है, इसको आप जब खोलेंगे ना, इस लिंक को देख लो, इसको आप जब खोलोगे तो उसमें सारे रेयर अर्थ के नाम और उनके अलग अलग सेपरेट यूजेस आ जाएंगे, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल, एक बार जरूर पढ़ लेना, है ना, ऐसा अपने लिए। गुजरात विल परमिट लिकर कंजम्पशन इन गिफ्ट टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ दिस इज आई थिंक हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। मैं आज पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि आप देखिए कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है, लेकिन अपने एडवांटेज के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको कैसे ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको गिफ्ट सिटी का मिल गया कि गुजरात ओवरऑल एक ड्राई स्टेट है, लेकिन चूंकि गिफ्ट जो आपका गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी बनाया गया है, गिफ्ट सिटी जिसको हम बोलते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी,
कि जहाँ IFSC और इंटरनेशनल फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ये सब चीज़ों करने के लिए काफ़ी मतलब अट्रैक्ट किया जा रहा है फिनेंस को। तो वहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड क्लब्स हैं, वहाँ पे वाइन एंड डाइन की फैसिलिटी अप्रूव की गई है। बियर बॉटल्स नहीं मिलेंगी, बॉटल्स ऐसे नहीं मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे वाइन एंड डाइन ये अवेलेबिलिटी रहेगी। लिकर एक्सेस परमिट रहेगा जो कि दिया जाएगा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ओनर्स एंड ऑफिशियल वर्किंग हैं जो कि गिफ्ट सिटी में, उनको दिया जाएगा, है ना। एंड द न्यू रूल्स फॉर गिफ्ट सिटी अलाउज विजिटर्स टू कंज्यूम लिकर इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स दैट हैव टेम्पररी परमिट इन द प्रेजेंस ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो ऑब्वियसली बात है, टेम्पररी परमिट जिन जिन क्लब्स, होटल्स या रेस्टोरेंट्स को मिला है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रेजेंस में आप ड्रिंक कर सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली बात है, इसका रीज़न वही है कि अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है आपको, ऐसे लोगों को, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को, तो आपको ये अलाउ करना पड़ेगा। तो गुजरात हैज़ बीन अ ड्राई स्टेट सिंस इट वाज कार्व्ड फ्रॉम मुंबई स्टेट इन 1960। 1960 में इसको अलग किया गया था मुंबई स्टेट से गुजरात को, तब से ये ड्राई स्टेट रहा है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी रिलैक्सेशंस दिए गए हैं फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप की गई है स्टेट में, एंड बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए गए हैं लिकर से संबंधित वहाँ पे। दूसरा, टूरिज्म पॉलिसी में गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अलाउड लाइसेंस्ड लिकर स्टोर्स इन सम होटल्स वेयर ओनली टूरिस्ट कैन परचेज अल्कोहल फ्रॉम द लाइसेंस्ड शॉप्स। तो ये कुछ चीज़ें सब देखो नाटक की चीज़ें रहती हैं, बाकी अलाउ सब कुछ है वही, लेकिन अपना मतलब सीधा हो रहा है तो अपन कर सकते हैं। एंड I hope you got clarity regarding that as well. Then government aims to set up 17,000 creche facilities across the India. तो ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने कहा है कि इसका एम है टू स्टैब्लिश 17,000 क्रीच फैसिलिटी इन आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा 5,222 क्रीचेस का ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा प्लान ये भी किया जा रहा है कि 2 एडिशनल क्रीच वर्कर्स जो हैं वो हर आंगनवाड़ी को दिए जाएंगे। अब ये इनिशिएटिव्स क्यों लिए जा रहे हैं? सो दे आर टेकन अंडर द पालना स्कीम। याद रखिए, लिख लीजिए आप लोग, पालना स्कीम है टू एड्रेस द नीड्स फॉर क्वालिटी डे केयर फैसिलिटी। पालना स्कीम के अंदर बेसिकली डे केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है। डे केयर फैसिलिटी मतलब जैसे मान लो कोई महिला है जो काम करना चाहती है, ऑफिस जाना चाहती है, ऑब्वियसली बात है अगर प्रॉपर डे केयर फैसिलिटी नहीं है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, तो उसको फिर घर में रहना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ती। कई महिलाएं छोड़ भी देती है नौकरी, है ना। सो यहाँ पे उस चीज़ को दूर करने के लिए ये किया जा रहा है पालना स्कीम के अंतर्गत। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी रिलीज़ किया फॉर आंगनवाड़ी कम क्रीच सेंटर्स जो कि पालना स्कीम के अंदर बनाए जाएंगे। तो उनके लिए एक SOP भी रिलीज़ की गई है कि किस तरीके से वहाँ पे मॉनिटरिंग और क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। मिनिस्ट्री होल्ड्स मीट विद CMs ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ओवर लैग इन द डिवाइन स्कीम। पहले तो आप याद रखिएगा, डिवाइन स्कीम अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? PM डिवाइन, इट्स प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब PM डिवाइन में इसलिए बताना चाहता था कि पता रहे आपको कि कहाँ से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, है ना। एंड इसमें एक मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको डोनर मिनिस्ट्री बोलते हैं। एंड अभी चीफ मिनिस्टर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, वहाँ पे उनके साथ मीटिंग की गई है कि फीजिबल कंसेप्ट नोट्स आप प्रेजेंट करिए कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे। असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट टू सबमिट रिपोर्ट बाय 2031। आप सबको पता है कि 2 स्टेट्स असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है 6 सेक्टर्स को लेकर के। देयर आर 6 सेक्टर्स जहाँ पर डिस्प्यूट रहता है। मैं एक बार नाम बता दूँ, लांगपी हो गया, बोरद्वार हो गया, नोंगवाह मोतमूर हो गया, देश दुमरे हो गया, ठीक है ना, एंड CR खंडुली हो गया। तो ये 6 सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिस्प्यूट चलता है असम और मेघालय के बीच में। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिसेंटली असम का कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो मेघालय के साथ है, तो याद रख सकते हैं। अगला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है टेलीकॉम लॉ अपग्रेड्स फॉर अ डिजिटल ऑथराइजेशन स्टेट। नाउ दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय अपार गुप्ता, एडवोकेट एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रोफेशनल, एंड इन्होंने लिखा है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 जो आया है जो कि रिपील करेगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885,
बड़े खूबसूरती से उसमें भारत शब्द यूज़ किया गया है ना। आप इंडिया को हटा रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हो, लेकिन ऑथर ने कहा कि साथ ही साथ ये एक तरीके से पूरी तरीके से जो पहले लाइसेंसिंग थी उसको हटा करके अब ऑथराइजेशन कर दिया गया है। इट इज़ द सेम ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ओनली थिंग इज़ दैट कि आपने टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दी। जैसे कि आपके पास यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हुआ करता था, जिसमें आप जो एयरटेल जियो इन सबसे लेवी लगाते हैं ना, उसका पैसा जाता है यूएसओएफ यानी कि यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड पे जाता है ना। इसका नाम बदल करके डिजिटल भारत निधि कर दिया आपने। चलो, डिजिटल भारत निधि करने से क्या जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी, है ना। जो डिजिटल डिवाइड है इंडिया का, क्वेश्चन ऑथर ने उठाया है कि जो डिजिटल डिवाइड है, विल दैट गो? नो, दैट विल नॉट गो, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल है जो ऑथर ने स्टार्ट किया। आप लोग जब लिखेंगे ना इस आर्टिकल को, तो ये भी लिखेंगे कि एक पहले तो टेली कम्युनिकेशन बिल का क्रिटिक है ये, है ना। तो आप जब हेडिंग नोट करें ना आपने, उसमें तो लिखो कि ये जो आर्टिकल है ये टेली कम्युनिकेशन बिल का क्रिटिक है। पहला क्रिटिक क्या है कि मेयरली टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है ना। और अभी भी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल है। यूएसओएफ को डिजिटल भारत निधि कह दिया गया है, लेकिन कोई प्लान नहीं किया गया है कि डिजिटल भारत निधि का या यूएसओएफ के फंड का यूज कैसे करेंगे फॉर रिमूविंग द डिजिटल डिवाइड एक्सेट्रा, है ना। तो वो दूर कैसे करोगे आप? आपके प्लान क्या होने चाहिए थे कि इसको दूर करना है डिजिटल डिवाइड को, वो करने का कोई प्लान नहीं बनाया गया। दूसरा ऑथर ने कहा कि आप अगर कह रहे हो कि आप कॉलोनियल बिल को हटा रहे हो एंड यू आर ब्रिंगिंग इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ दैट, तो फिर हर जगह आपने मतलब गवर्नमेंट को इतना पावर क्यों दे रखा है इंटरवेंशन का? 2017 में जब पुट्टास्वामी वर्डिक्ट आया था, राइट टू प्राइवेसी की इतनी बात चली, तो वेयर इज दैट प्राइवेसी गॉन? यहाँ पे तो आपने पूरी अनलिमिटेड पावर दे रखी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कहीं पे भी इंटरसेप्ट कर सकता है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को आप पावर दे सकते हो कि वो पूरे के पूरे टेली कम्युनिकेशन को ओन कर ले, वहाँ पे किसी भी पार्सल को खोल सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी पावर्स हैं। तो एक तरीके से डिजिटल पोस्टल स्टेट, पुलिस पोस्टल स्टेट बन रहा है ना। पुलिस पोस्टल स्टेट बन रहा है, तो पुलिस पोस्टल स्टेट इज बीइंग क्रिएटेड हियर, है ना। डेमोक्रेसी और प्राइवेसी आर एट द साइड, बिल्कुल दूर खड़े हुए हैं। तीसरा ऑथर ने बोला है कि यहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भैया जो एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम है वो पहले होता था ऑक्शनिंग, केवल ऑक्शनिंग होती थी। अब बोला गया कि ऑक्शनिंग के अलावा अगर जरूरी है तो फिर गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से किसी को भी दे सकता है। तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, ये जो सिलेक्टेड प्राइवेट फर्म्स हैं, जो सिलेक्टेड प्राइवेट फर्म्स आप सब जानते हैं कौन कौन से होंगे, उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। और बहुत जल्दी ही वो सारे जो प्लेयर्स हैं वो मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज में भी आने वाले हैं, इसका मतलब है, ठीक है ना। एंड दिस इज द थर्ड थिंग विच हैज बीन रेज्ड बाय ऑथर। एंड लास्ट थिंग जो ऑथर ने स्टेट की है वो ये है कि भैया ये एक तरीके से मॉडर्न ऑथोरिटेरियनिज्म ही है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मॉडर्न ऑथोरिटेरियनिज्म। आप पहले लाइसेंसिंग टर्म यूज करते थे, अब लाइसेंसिंग की जगह आप ऑथराइजेशन यूज करते हो, विच इज इवन वर्स, है ना। और जैसे पहले एक और पांचवा पॉइंट जो क्रिटिक उठाया ऑथर ने, वो कहा कि नेशनल इमरजेंसी ना पहले डिफाइंड थी, नेशनल इमरजेंसी ना आज डिफाइंड है ना। कि कौन सी चीज है नेशनल इमरजेंसी जो रहेगी, जिस कारण से पूरा जो पोस्टल सर्विसेज है वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेग कॉर्नर्स, एंड यहाँ पर ऑथर ने वही कहा है कि ये डिजिटल ऑथोरिटेरियन स्टेट है जो कि बीइंग क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला एडिटोरियल है, इजराइल इज फाइटिंग इन द डार्क इन गाजा। यहाँ पे थोड़ा सा एक दो फैक्ट्स अच्छे लगे थे मुझे, इसलिए मैं आपको बता दूं। हालांकि आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक थियोडोर हर्जल का नाम आया है। चूंकि मैंने काफ़ी पढ़ा है, थियोडोर हर्जल का पेपर भी पढ़ा था जो उन्होंने 1896 में रिलीज किया था। अ पैम्फलेट वॉज पब्लिश्ड बाय थियोडोर हर्जल, एंड थियोडोर हर्जल, याद रखिएगा, पहला व्यक्ति था, यही व्यक्ति था जिसने कि जायनिज्म जो आपकी फिलॉसफी है ना, या इनकी ज्यूज की फिलॉसफी है, वो जायनिज्म ही है इनकी फिलॉसफी। और ये जायनिज्म की बात थियोडोर हर्जल ने की थी और कहा था कि एक जायनिस्ट स्टेट होना चाहिए, देयर शुड बी अ जायनिस्ट स्टेट जो कि पैलेस्टीन वाली जगह पे क्रिएट होना चाहिए। तो ये बात वहाँ पे की गई थी। एंड इन्हीं से पहली बार फिर थोड़ा थोड़ा लोग ऑटोमन सुल्तान के पास जाने लगे, बोला गया कि भैया पैलेस्टीन दे दो, ज्यूज को दे दो, है ना।
तो ये मूवमेंट हर्जल, थियोडोर हर्जल ने स्टार्ट किया था, एंड फाइनली वही 1948 में जाकर के इजराइल के रूप में क्रिएशन होता है इसका, है ना। एंड इजराइल के ऑब्जेक्टिव अभी गाजा में क्या है, तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं गाजा में। पहला तो एक ये है कि उनका जो 240 लोग रिफ्यूजीज थे, मतलब सॉरी हॉस्टेज बन गए थे 240 लोग, उनको छुड़ाना है पहला। एंड दूसरा है कि हमास को खत्म करना है। ऑथर का ये कहना है कि भैया आप दोनों ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं फेल हुए। तीन हॉस्टेज तो आपने खुद अपने मार दिए, है ना। दूसरा आपका फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास कहीं से कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ इसमें एग्जांपल ऑथर ने दिया है कि इजराइल कब कब लड़ने गया है और कहां कहां क्या प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि ऑथर ने एग्जांपल दिया 2006 में इजराइल लेबनान में लड़ने गया और कहा कि हम लेबनान से हिजबुल्लाह को क्रश कर देंगे, लेकिन 1 महीने की फाइटिंग के बाद ही इजराइल को समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सीज फायर हो गया और हिजबुल्लाह और ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांगर हो गया। और हिजबुल्लाह अभी वहां पे काफी मिलिट्री स्ट्रेंथ वहां पे बन भी चुकी है। तो लेबनान में जैसे हिजबुल्लाह आ गया है, वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि हमास भी आप खत्म करने गए लेकिन आप सिविलियंस को तो मार रहे हो, लेकिन आप हमास कहीं से कहीं तक कितना नुकसान पहुंच रहा है वो क्लियर नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई ऑथर इज सेइंग दैट इजराइल इज फाइटिंग इन द डार्क इन गाजा। दे डोंट हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, दे डोंट हैव क्लियर मोटिव, एंड द वॉर इज बिकमिंग एसिमेट्रिक, है ना। तो काफी चलता जाएगा लेकिन जो उनका एम है वो पूरा नहीं हो रहा है। सो दिस हैज बीन मेंशन्ड। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।